整个改善当代我们。नमस्ते। मंचस्थ सभी सम्मानीय तथा मोचोन्मुख आप श्रोतावर्ग, काका साहब का विशेष रूप से सम्मान हमने इसलिए किया है कि जीत तो उनकी हर जगह होती है, केवल मुस्कान के कारण जीत देते हैं। ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, वो जितने देर में बोले उतने में ही उनका परिचय आपको मिल गया होगा। यानी किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से हम देखें तो वो कहीं राजनेता नहीं लगते, लेकिन है पक्के राजनेता। आज तक इतने वर्षों में हम उनके साथ हैं, पर मुझे कभी याद नहीं कि उन्होंने अपने राजनेता का रूप हमें दिखाया हो। इस सामाजिक और सांस्कृतिक काम में वो हमेशा जो है बड़े लीनता के साथ अपनी कोई भी बात हम पर न छोड़ते हुए हमको जो सहयोग देते हैं, वो सारा सहयोग और उसी के कारण है। सम्मान आपका पहले किया गया है, क्योंकि हम उसके कारण बाकी के मेहमानों को बांध कर रख सकते हैं। काका साहब का सम्मान इसलिए भी कि उनकी एक हार भी है, और वो हार ये है कि उनका बेटा उनसे भी आगे है। जैसे संस्कृत में कहा जाता है कि सर्वत्र देव मिच्छते पुत्रात् शिष्यात् पराजय। हम सब पर विजय चाहते हैं, लेकिन अपने बेटे से पराजय चाहते हैं। उनका लड़का अनिकेत जो है वो उतना ही नम्र, उतना ही संवेदनशील, उतना ही सहयोग देने वाला, एक प्रकार से एक ऐसा परिवार जो है संस्कारशील परिवार, जिनके साथ जुड़ने के कारण हम अपने काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। मित्रों, आज आषाढ़ का पहला दिन है। आषाढ़ के पहले दिन कालिदास जयंती का उत्सव मनाया जाता है। वस्तुतः आषाढ़ के पहले दिन कालिदास की जयंती जो है वो तारीख के हिसाब से नहीं है। उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ रहे, कब काल रहा, वो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि भारतीय स्वभाव ऐसा है। हमने कभी कल्पना कर की है कि मेघदूत में जब आषाढ़ से प्रथम दिवस यह कालिदास ने लिखा, बस उसी पंक्ति को पकड़कर कालिदास की जयंती हम मनाते हैं। हम मानने वाले लोग हैं, हम जानने वाले नहीं हैं। जानने वाले लोगों ने दुनिया का भट्टा बिगाड़ा है। आपको पता है, हम इतिहास वाले नहीं हैं, हमको इतिहास का पता नहीं है। इतिहास कैसे लिखा जाता है हमको विश्वास नहीं है। हम केवल मान लेते हैं, परंपरा के लोग हैं, हम रूढ़ियों के लोग हैं। हमारे पास हर साल राम का जन्म होता है, हमारे पास हर साल कृष्ण का जन्म होता है, हर साल कालिदास का जन्म होता है। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जो कहते हैं, इसीलिए तो सावरकर ने कहा था, अनादिनी अनंतमी अवध्यमी मी वाला मारी मत असार कौन जन्मला। यानी ऐसे व्यक्तित्व है कि इनको काल मार ही नहीं सकता। जब तक काल चक्र है तब तक इनका नाम रहेगा, इनकी जयंतियां होती रहेंगी। और कालिदास की जयंती की यही विशेषता है। पाश्चात्य संस्कृति के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से व्यक्तिवाद को अपसाया है, व्यक्तिवाद को पनपाया है, एक अहंवाद उनका निकला हुआ है, एक पौरुष प्रदर्शन की उनकी परंपरा है। वो चाहे सीजर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो अभी भी जो मार काट लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, वो सब उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता का प्रतिफलन है। क्रॉसिंग guns are firing, a secure fight is going on, not for glory, not for gain, but for our very life on earth। यानी इस प्रकार का विडंबना है कि युद्ध हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में शांति रहे। तो शांति के लिए युद्ध इस प्रकार का एक लॉजिक लगाकर और वो अपने पौरुषों को दिखलाया करते हैं। एक और धर्मांध सत्ता और दूसरी ओर सत्तांध सत्ता, उनके बीच के संघर्ष में सारी दुनिया परेशान हो चुकी है। यह हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा व्यक्तिगत जो एक प्रकार से संस्कार होते हैं। आपने भले ही ज्यादा समय दिया हो, लेकिन मैं अपने समय में ही बात पूरी करने वाला हूँ। तो कालिदास के संदर्भ में कहा जाता है, अटल जी की कविता आप याद रखिए, अटल जी ने व्यक्तिवादी काव्य भी लिखा, अपने परिवार की बात भी उन्होंने कही, लेकिन उनके परिवार की बात जब हम पढ़ते सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार की बात है। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता है, क्योंकि हमारे सबके संस्कार एक प्रकार के हैं। अटल जी लिखते हैं कि गोबर लिपा आंगन, एक स्मृति चित्र है उनका अपनी माँ का। गोबर लिपा आंगन, तुलसी का बिरवा, घंटी के स्वर, माँ के मुंह से रामायण की चौपाई, रस घोले, आओ मिलकर मन की गाथें खोले।
उसी प्रकार से पिता का भी चित्र उन्होंने खींचा हुआ है कि पिता जो है ऐनक लगाए हुए हैं, माथे तिलक, चेहरे पर ऐनक, पोथी खोले, मन ही मन कुछ बोले, आओ मन की गांठें खोले। यानी ये चित्र जब हम देखते हैं तो वो लगता है कि हमारे परिवार का है, हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारा व्यक्तिगत लेखन जो है वो हमारे किसी न किसी समाज से जुड़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पर लेखन करने वाले हैं। मैं शिक्षा जगत से आया हुआ हूँ और मैंने किस किस प्रकार की कविताएं पढ़ाई हुई हैं, पाठ्यक्रम को किस किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया हुआ है, वो एक अलग दर्द की कहानी है। मैं उस कहानी में आपको ले जाना नहीं चाहूंगा, आप बड़े भाग्यवान हैं। यानी दो प्रकार की काव्यधाराएं मैं मानता हूँ। एक है शैक्षिक काव्यधारा जो मार्क्स, फ्रायड, एडलियर, यूंग, न जाने किसके किसके नाम पर मार्क्स बलबूते पर कविताएं लिखते हैं, और आप सब जो है संस्कारों के बलबूते पर कविताएं लिखते हैं। ये शोधा मैडम यहाँ पर बैठी, शोधा मैडम बैठी, जैसे मैडम बैठे हुए, पंडित दक्षिणाई जो है उनकी कविताएं सुंदर है। मीरा जो है वो निचले नागपुर यूनिवर्सिटी में वो बहुत अच्छा कविता लिखती है। सुवर्णकुंड नाम की सोलापुर की एक महिला है, इतना शानदार लिखती है। और यहाँ पर ये चिकन कर बैठे हुए हैं, ये काशीनाथ घाणेकर बैठे हुए हैं। ये इस प्रकार का काव्य, मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे वैद्य सर यानी इतने साल शिक्षा जगत में रहकर भी उन्होंने अपने संस्कारों के आधार पर ही काव्य की रचना की है। उनकी कविताओं के एक कविता का संपादन का कार्य मैंने किया है और मैं अचंभित हूँ कि किस प्रकार की फिलॉसफी, किस प्रकार का फलसफा भारत का जो उन्होंने अपनी कविता में बांधा हुआ है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से भारतीय व्यक्तित्व, भारतीय वैयक्तिकता अलग है। फ्रांसिस बेकन और वो जो अलग है, फ्रायड वगैरह, उनका वैयक्तिकता वो अलग है। उसमें मनुष्य की नग्नता को दिखाने का प्रश्न ज्यादा किया गया है। तो इस प्रकार का ये सारा काव्य यहाँ पर लिखा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि भारत के संस्कारों को, भारत के अध्यात्म को, यहाँ के दर्शन को बाहर के लोग ज्यादा मानते हैं। यानी समरसेट नाम का जो है उसने तो अपने उपन्यास का आरंभ ही उत्तिष्ठ जागृत से किया हुआ है, उपनिषद के सूत्र से किया हुआ है। इलियड जो है उसने अपने काव्य संग्रह का अंत जो ओम शांति शांति ओम से किया हुआ है। कलकत्ता में एक न्यायाधीश थे विलियम जोन्स, उन्होंने शाकुंतलम का अनुवाद किया। संस्कृत पढ़ा, संस्कृत पढ़कर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया और तब दुनिया में पता चला कि भारत में इस प्रकार की मेधा है, भारत में इस प्रकार के विद्वान लोग हैं। सारी दुनिया को पता चला विवेकानंद के भाषण ने और शाकुंतलम का वो जो अनुवाद किया हुआ था, उन दो बातों ने जो है दुनिया में भारत की पहचान बनाई। तो इस प्रकार से भारत का आधार है, भारत के संस्कार है, भारत का ये मजबूत आधार यहाँ पर दिखाई देता है। एक और छोटी कहानी मैं आपको बतलाता हूँ कि जब सबसे पहला रिकॉर्डर बना ध्वनि मुद्रण का, एडिसन ने बनाया, तो उसने चाहा कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करो, और सार्वजनिक प्रदर्शन करते समय उन्होंने जो है उसने मैक्स मूलर को बुलाया, जो कि संस्कृत का ज्ञाता था, जिसने वेदों का संकलन और संपादन किया। उस मैक्स मूलर को कहा कि तुम कोई एक वाक्य बतलाओ, सुनाओ, मैं ये रिकॉर्डर पर आपको बतलाता हूँ कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सब जन आश्चर्यचकित थे उस जमाने में कि बोली भी बात कहीं रिकॉर्ड भी हो सकती है। और मैक्स मूलर को जो बुलाया गया तो उसने एक मंत्र कहा, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा कि क्या है, तो मैक्स मूलर ने कहा कि ये दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद का पहला सूक्त और पहले सूक्त का पहला मंत्र मैंने कहा हुआ है, ओम अग्निमेय पुरोहितम यज्ञस्य देवम तिजम। ये सूत्र उन्होंने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसका उच्चारण बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। हालांकि वो ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी सब जानता था, लेकिन उसने ऋग्वेद के मंत्र को चुना। यानी हमारा वैभव कितना है, हमारी कितनी बड़ी विरासत है, इसको जो है वो हमें एक प्रकार से याद। कालिदास के काव्य को लेकर एक प्रकार से कई कविताएं लिखी गई हैं। कालिदास के साहित्य के ऊपर कविताएं लिखी गई है। बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को मानस सर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वो कहाँ गई उसकी ललका। पता चला क्या कालिदास के व्योमगाही गंगा जल का, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंडी कैलाश शीर्ष पर
महामेघ को झंझनील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घेरते देखा है। तो इस प्रकार से कालिदास के काव्य के ऊपर काव्य लिखे गए भारत में। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक बरसात में आषाढ़ के पहले दिन मैं घर में बैठा हुआ था, इतने जोर की आंधी आई कि दरवाजा टूट गया, टुकड़े टुकड़े बिखर गया। इस तूफान को यह भी पता नहीं कि लोगों के घर में कैसे प्रवेश किया जाता है। गीले पैर कहीं घर में, गृहस्थ के घर में आया जाता है। तो मैं नाराज भी हुआ, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा तूफान देखने मिला। और एक आदमी अपने घर का दरवाजा टूटने के बाद बहुत अच्छा हुआ दे रहा है, वो तो कहने वाला कोई दिन ना हो सकता है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा है कि मेरे दिमाग का एक हिस्सा पागल है, वो खुद कह चुके हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कालिदास के उस स्मरण किया, उस मेघदूत का सस्वर पाठन किया, और उन्होंने कहा कि अब उस जमाने का वीरा वीरहिणी नहीं रहे, जब जो है प्रकार से दूत भेजा करते थे पोस्ट ऑफिस ने, रेलवे ने और मोबाइल ने हमारे बीच के वीरों को समाप्त कर दिया है, हमारे बीच के आकर्षण को मिटा दिया है। तो ये उसका उल्लेख जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने कालिदास के मेघदूत को याद किया है। वो मंडला के जेल में थे और वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे टुकड़े टुकड़े बादल जब मेरे आंखों के सामने से गुजरते हैं, तो मेरे दिल में भी यक्ष की तरह यह विचार आता है कि बंग भूमि को अपना प्रणाम भेजूं। यानी सुभाष चंद्र बोस भी मेघदूत के ज्ञाता थे, और मेघदूत के संदर्भ में उन्होंने प्रकार से उसमें उल्लेख किया हुआ है। संस्कृत भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि तत्सम भाषा है, वो एक प्रकार से कठिन भाषा है, उसको ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ का ग्लेशियर होता है और उसमें से पिघलकर फिर नदियां बनती है। उसी प्रकार से भारत की सारी भाषाएं नदियां हैं और संस्कृत ग्लेशियर है, और वो ग्लेशियर से पिघलकर भारत की सारी भाषाएं बनी। तत्समवाचक भाषा है सारी, और दुर्लभ मानी जाती है, दुर्लभ मानी जाती है। लेकिन मैं एक छोटा सा पद आपको सुनाता हूँ, उसमें कहीं पर भी स्वर का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी काना मात्रा कुछ भी नहीं है। करतल कमल कमल धल नय, करतल कमल कमल धल नयन, भवदल दहन गहन वन शयन, नपर नपर पर शतरज गमय, खरतर शरवर दशहत गहन, खगसर नगधर फणधर शयन। अब बताइए इसमें एक भी गाना नहीं, सिर्फ व्यंजन, शुद्ध व्यंजनों के आधार पर संस्कृत की कविता लिखी हुई है। यानी इस प्रकार की सरल कविताएं भी संस्कृत में लिखी जा सकती है, ऐसे कई प्रयोग भी हुए हैं। ऐसे कहा जाता है कि काव्य प्रतिभा गुरु के आदेश से नहीं मिलती, उसके अंदर प्रज्ञा चाहिए, अपने आप में प्रज्ञा चाहिए। गुरु उपदेशात् अवेद्यं शास्त्रम जड़त्वप्यवम्, काव्यं तु जायते जातु कस्य चित्त प्रतिभावम्। यानी गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि का आदमी भी शास्त्र का ज्ञान जान सकता है, लेकिन कविता के लेखन के लिए चित्त का प्रतिभाशाली होना अनिवार्य है। वो खुद होना चाहिए, गुरु सिखा नहीं सकता कविता कैसे लिखनी है। चौर्य कला और काव्य कला में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चौर्य कला, चोरी की कला भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। मृत कच्छपिका जो है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा संस्कृत का, उसमें तो वो चोर कहता है कि सेन दीवार को ऐसी लगाऊंगा कि दूसरे दिन जिसकी चोरी है वो भी खुश होकर कहे कि क्या सेन मारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कालिदास की तरह यहाँ संस्कृत भाषा का ये बड़प्पन है कि एक चेला था, उसकी कहानी सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। एक चेला था, वो शिष्य के पास, अपने गुरु के पास गया। गुरु भी चोर, चेला भी चोर। उसने कहा गुरुदेव मुझे आज पहली चोरी करनी है, आपके साथ रहेगा और मुझे चौर्य कला सिखाइए। उसने कहा ठीक है, समय आने पर बतलाऊंगा। और जब एक दिन रात आई तो उसने कहा चलो चोरी करने निकलते हैं। और जाने से पहले उसने थोड़ी सी लकड़ी की राख ली, उसके माथे को लगाई, ये शुभ रहता है, जेब में पुड़िया भी रख ली और कहा कि ये पुड़िया जेब में रहना, जब चोरी कर आएंगे तो फिर भगवान पे चढ़ाना हो एक बार। अब वो चोर गुरु और शिष्य निकले, दरवाजा खोला, गुरु तो उसमें पूरा माहिर था, उसने दरवाजा थोड़ा अंदर गया, अंदर की अलमारी तो खोली और अलमारी खोलने के साथ शिष्य को अंदर धकेला, दरवाजा बंद कर लिया और चोर चोर कहते हुए भाग कर निकल आया। और सारा घर जागा, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, डंडे वगैरह लेकर, और वो चोर तो अंदर पकड़ा गया। अब वो चोर को उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही कपाट का दरवाजा खोला तो उसने अंदर जो पुड़िया रखी हुई थी रात की, उसकी फूंक मारी और वो सामने वाले के आंख में गई तो ये भाग निकला। और घर आकर फिर गुरु की खूब खबर लेने लगी कि आप ऐसे कैसे करा मुझे,
अक्का करने निकल आए। तो उसने कहा कि बेटा यही चौर्य कला है कि जिसे खुद करना पड़ता है। तू कैसे अपना दिमाग लगा कर आया निकल कर, तो ये चौर्य कला सिखाई नहीं जाती, अपने आप आनी चाहिए। तो कार्य कला भी वैसी है, इसके पास प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा है तो वह अपने आप जो है एक प्रकार से वह काव्य कला आ जाती है। तो इस प्रकार से एक लंबा किस्सा है कालिदास के चरित्र के ऊपर, तो बहुत बात कही जा सकती है कालिदास के संदर्भ में। यहाँ पर मैं अब ज्यादा समय पर नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आप चलते चलते मैं बता दूं कि यहाँ पर कालिदास के संदर्भ में किसी ने कहा हुआ है कि हे महाकवि तुम पुनः कदह ध्रुवने, हे महाकवि तुम फिर से ध्रुवन पर कब आओगे, तुम कब से धरती पर अवतरित होगे। आप जैसे कलाकार कालिदास के साहित्य को पढ़े और उसके आधार पर काव्य लिखे, कविताएं लिखे, निबंध लिखे, यह अपेक्षा मैं इस समय कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतना बड़ा जखीरा है, हमको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो संस्कृत के एक एक प्रसंग को लेकर कालिदास, मैंने अभी जो प्रसंग सुनाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस दिन जब वो तूफान घर में आया तो सस्वर मेघदूत पढ़ा और कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते मुझे कविता भी सूझी और मैंने वो कविता भी लिखी। यानी इस प्रकार से महाकवि जब कालिदास से प्रेरणा ले सकता है तो हम तुम क्यों नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से पूर्ण देशपांडे कहते हैं कि काव्य कला आसान भाषा को कलात्मक ढंग से रखना ये अपने आप में कला होती है। और वो कैसी कला है, जैसे कोई सुंदरी होती है आईने के सामने खड़े के होकर केश सज्जा करती है और केश सज्जा करने के बाद छोटी उंगली से एक छोटी सी लट बाहर निकालती है और वह ऐसे कौशल्य से निकालती है कि लगे अपने आप निकली हुई, निकाला हुआ नहीं है। कविता लिखना भी वैसे ही है, वो अपने आप तो नहीं होती, उसमें कृत्रिमता होती है, लेकिन पढ़ने वाले को देखे कि वाह कितनी सहज बात कही हुई है, कितने सहज ढंग से कही हुई है। तो इस प्रकार की बात अब अंत में मैं एक बात दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वस्तुतः रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मुझे मेरे उस्ताद ने जीवन रूपी वीणा दी है, यानी परमेश्वर ने मुझे जीवन रूपी वीणा दी है और कहा है क्या बेटा खूब साधना, इसको खूब इसको संवारना, और मैं उस वीणा को साधने में लगा हुआ। वो चाहे जीवन की वीणा हो सकती है, वो साहित्य की वीणा हो सकती है। ईश्वर ने हमको प्रतिभा दी है तो हम ईश्वर की इच्छा से उसको साधे और फिर ईश्वर हमको कहे कि वाह बेटा खूब बजाई तूने, बात परवान परवाज चढ़ती है, बात परवान परवाज चढ़ती है, कहा करे कोई और सुना करे कोई। धन्यवाद।